नमस्ते। आज हम भारत में फार्मेसी के एक बहुत ही शानदार सफर को समझने वाले हैं। मतलब कैसे एक देश जो औपनिवेशिक शासन के अधीन था, वो आज दुनिया का फार्मास्यूटिकल लीडर बन गया। ये सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रभाव की भी कहानी है। अच्छा, हम सब ने कभी न कभी फार्मेसी से दवा तो ली ही है, पर क्या हम जानते हैं कि ये असल में है क्या? चलिए, सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए, फार्मेसी स्वास्थ्य सेवा का वो क्षेत्र है जहां कला, विज्ञान और अर्थशास्त्र तीनों मिलके काम करते हैं। काम क्या है? बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए दवाएं खोजना, उन्हें बनाना और फिर उन्हें मैनेज करना। तो ये सिर्फ दवाएं बेचने से कहीं कहीं ज्यादा है। तो भारत में फार्मेसी की इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी जड़ें हैं कॉलोनियल एरा में। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान इसकी नींव मतलब फाउंडेशन कैसे रखी गई। आज़ादी से पहले का जो दौर था उसमें प्रोग्रेस थोड़ी स्लो थी, पर हो रही थी लगातार। 1840 में गोवा मेडिकल कॉलेज खुला, जो एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। फिर काफी समय बाद 1932 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU में एक फॉर्मल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कोर्स शुरू हुआ। और फिर देखिए, सिर्फ 5 साल बाद 1937 में बी फार्म की डिग्री भी शुरू हो गई। और फिर 1940 का ड्रग्स बिल और 1945 का फार्मेसी बिल, ये सब इस प्रोफेशन को एक सिस्टमैटिक रूप देने की शुरुआती कोशिशें थी। अब देखिए, हर बड़ी कहानी में एक हीरो तो होता ही है ना? तो इस कहानी के हीरो हैं प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। BHU में भारत की पहली फार्मेसी डिग्री शुरू करने का श्रेय उन्हीं को जाता है, और उनके इसी जबरदस्त काम की वजह से उन्हें भारत में फार्मेसी शिक्षा का जनक कहा जाता है। सही मायनों में उन्होंने ही इस फील्ड में हायर एजुकेशन की नींव रखी थी। तो ये तो थी आज़ादी से पहले की बात। अब आज़ादी मिल गई। इसके बाद भारत ने फैसला किया कि अब फार्मेसी को एक नेशनल आइडेंटिटी देनी है। ये वो दौर था जब हम अपने नियम, अपनी संस्थाएं बना रहे थे। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में था एक साल, सिर्फ एक साल, 1948। अब सवाल ये है कि ये साल इंडियन फार्मेसी की हिस्ट्री में इतना बड़ा माइलस्टोन क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी साल आया था द फार्मेसी एक्ट। ये एक लैंडमार्क लॉ था। इस कानून ने पहली बार भारत में फार्मेसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए, मतलब एक नियम कानून के दायरे में लाने के लिए एक सॉलिड फ्रेमवर्क तैयार किया। सोचिए, एक नए आज़ाद हुए देश के लिए ये कितना बड़ा कदम था। अच्छा, ये एक्ट तो आ गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद तो एक के बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए। जैसे 1949 में बनी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका काम था पूरे देश में एजुकेशन और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स सेट करना। फिर 1953 में आए एजुकेशन रेगुलेशंस। इनसे डी फार्म जैसी मिनिमम क्वालिफिकेशंस तय हुई। और फिर 1955 में भारत ने अपनी पहली फार्माकोपिया पब्लिश की। ये दवाओं के स्टैंडर्ड्स की ऑफिशियल किताब थी। मतलब सेल्फ रिलायंस की तरफ एक जबरदस्त छलांग। तो अब फाउंडेशन मजबूत हो चुका था, और इसके बाद जो हुआ वो था एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहीं से शुरू होता है भारत के फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनने का सफर। तो सवाल सीधा सा है, भारत जो एक समय पर दवाएं इंपोर्ट करता था, बाहर से मंगवाता था, वो अचानक दुनिया का फार्मा पावर हाउस कैसे बन गया? हुआ क्या था ऐसा? इस पूरे गेम को बदलने का क्रेडिट जाता है 1970 के पेटेंट एक्ट को। अब यहाँ पर जो बात है ना, वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, 1970 से पहले क्या होता था? विदेशी MNCs का दबदबा था। वो महंगी प्रोडक्ट पेटेंट वाली दवाएं बेचती थीं। लेकिन 1970 के एक्ट ने सिर्फ प्रोसेस पेटेंट को मान्यता दी। इसका सीधा सा मतलब था कि भारतीय कंपनियां उसी दवा को बनाने का तरीका, मतलब प्रोसेस, बदल सकती थीं। इससे उन्हें सस्ती जेनेरिक दवाएं बनाने की आज़ादी मिल गई। ये एक गेम चेंजर था। और इसका असर तो जबरदस्त था। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। बल्क ड्रग का उत्पादन लिटरली आसमान छू गया। सोचकर देखिए, 1965 में ये सिर्फ 18 करोड़ रुपए का था, और 1995 तक ये 1500 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया। ये सच में एक क्रांति थी। और सस्ती जेनेरिक दवाओं पर इस फोकस ने भारत को एक नई पहचान दी, एक बहुत ही सम्मानजनक पहचान, गरीबों की फार्मेसी। भारत अब सिर्फ अपने लिए दवाएं नहीं बना रहा था, बल्कि दुनिया भर के डेवलपिंग कंट्रीज को किफ़ायती दवाएं मुहैया करा रहा था। ठीक है, तो प्रोडक्शन तो बढ़ गया,
लेकिन इतने लार्ज स्केल प्रोडक्शन के साथ क्वालिटी कंट्रोल भी तो जरूरी है ना? यही पर फार्माकोपिया का रोल आता है। ये वो ऑफिशियल रूल बुक है जो क्वालिटी को डिफाइन करती है। तो फार्माकोपिया है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये सरकार की तरफ से पब्लिश की गई एक ऑफिशियल किताब है। इसमें दवाओं की लिस्ट होती है, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उन्हें यूज़ कैसे करना है, सब कुछ लिखा होता है। मतलब ये क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी इन तीनों का अल्टीमेट स्टैंडर्ड है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1955 से लेकर आज तक इंडियन फार्माकोपिया के 9 एडिशन्स आ चुके हैं। हर नया एडिशन भारतीय चिकित्सा के स्टैंडर्ड्स को और बेहतर और एडवांस्ड बनाता गया है। ये दिखाता है कि इम्प्रूवमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इंडियन फार्माकोपिया, जिसे आईपी भी कहते हैं, ये भारत में बनने वाली और बिकने वाली सभी दवाओं के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है। और हाँ, ये कानूनी रूप से लागू है। इसकी अहमियत इतनी है कि ये ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यूएसपी जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर मानी जाती है। आईपी की वजह से ही ड्रग क्वालिटी के मामले में भारत आत्मनिर्भर है। और जानते हैं इस पूरी हिस्टोरिकल जर्नी का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि आज फार्मेसी में करियर के इतने सारे डाइवर्स रास्ते खुल गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिसर्च तक, मार्केटिंग से लेकर रेगुलेटरी अफेयर्स तक, आज एक फार्मेसी पेशेवर के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। तो अब भविष्य की तरफ देखते हैं। आज हम एक नए दौर में हैं। 2005 के बाद ग्लोबल पेटेंट कानून बदल चुके हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग इनोवेशन कैसे करेगा और इनोवेशन करते हुए दुनिया को सस्ती दवाएं देने का जो मिशन है उसे कैसे बनाए रखेगा? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा।